हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 5 से 6 हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्केलिंग क्या है, स्केलिंग क्या होती है, इसका महत्व तो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों स्केलिंग की, तो स्केलिंग क्या होती है। देखिए बेसिकली स्केलिंग जो है ये वर्धी प्रसारण की एक विधि है। वर्धी प्रसारण की मतलब ये एक कायिक या वर्धी प्रजनन की क्या है, एक विधि है या प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए जो वल्ब युक्त पौधे होते हैं, जैसे यदि हम बात करें बेसिकली जो लिलिएसी कुल के पौधे होते हैं जिसके अंतर्गत लहसुन आता है। तो देखिए यदि हम इनकी बात करें तो इनमें होता क्या है एक्चुअल में कि जो बल्ब युक्त यानी कि ऐसे पौधे जिनमें कि सल्क कंद या बल्ब पाए जाते हैं, तो ऐसे पौधों के लिए यह विधि जो है उपयोगी होती है। देखिए स्केलिंग जो है वर्धी प्रसारण की एक विधि है जो कि बल्ब या इसको हम सल्क कंद भी कहते हैं, तो बल्ब या सल्क कंद वाले पौधों के लिए उपयोगी है। वहीं बात करें तो इस विधि में होता क्या है, देखिए इस विधि में सभी जो बल्ब होते हैं ये पृथक कर लिए जाते हैं, यानी ये आपस में पृथक कर लिए जाते हैं और इसके बाद तथा उन्हें ऐसी भूमि में रोपित कर दिया जाता है जहां उनकी वृद्धि के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियां उपस्थित होती है। देखिए इस विधि में किया क्या जाता है कि सभी के सभी जो बल्ब हैं उनको पृथक कर लिया जाता है और उनको पृथक करने के पश्चात क्या किया जाता है, ऐसी भूमि पर उनका रोपण कर दिया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए एक लहसुन में कई सारे बल्ब होते हैं, उनको आपस में क्या करेंगे, पृथक कर लेंगे और उन बल्बों को पृथक करने के बाद ऐसी भूमि पर लगा दिया जाता है जहां उन्हें सभी आवश्यक परिस्थितियां मिट्टी से प्राप्त हो सके। अब इससे होता क्या है कि इससे सल्क जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वृद्धि करके अपने आधार पर छोटे छोटे 3 से 5 बल्ब विकसित कर लेते हैं। अब देखिए एक बल्ब अपने में 4 से 5 बल्ब विकसित कर लेता है ऐसी कंडीशन में, तो क्या होता है कि इससे कई सारे हम कह सकते हैं कि एक साथ जो है कई सारे बल्बों को उपस्थित या हम कह सकते हैं कि एक साथ कई सारे बल्बों को प्राप्त किया जा सकता है या प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इस विधि में देखिए सभी बल्ब को पृथक कर लिया जाता है तथा उन्हें ऐसी भूमि में रोपित कर दिया जाता है जहां उनकी वृद्धि के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियां जो है वो प्राप्त हो सके। वहीं इससे बल्ब वृद्धि करके अपने आधार पर 5 से 6 या हम कह सकते हैं 3 से 5 बल्ब विकसित कर लेते हैं। और यह प्रक्रिया जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यह लिलिएसी कुल के पौधों में पाई जाती है, जैसे लहसुन व लिलियम इसके लिए उपयोगी है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा पादप उत्पादन के मुख्य लाभ क्या हैं। यानी सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा यानी माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा किस प्रकार से पादप उत्पादन में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा जो पादप उत्पादन है इसके कई सारे लाभ हैं या मुख्य लाभ यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए पहला क्या है कि कम समय में ही बड़ी मात्रा में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। पहला नंबर क्या है कि कम समय में बड़ी मात्रा में यानी अधिक मात्रा में पौधों को तैयार किया जा सकता है सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा। दूसरा क्या है कि इस प्रकार जो बने पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो विषाणु रहित होते हैं व स्वस्थ होते हैं। कैसे होते हैं, विषाणु रहित व स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा देखिए यदि बात करें पौधों की, तो देखिए पौधे 1 वर्ष में ही तैयार हो जाते हैं, अतः अनुकूल मौसम आने का इंतजार नहीं करते हैं। अब देखिए चूंकि पौधे 1 वर्ष में ही तैयार हो जाते हैं, ये कभी भी अनुकूल वातावरण के आने का इंतजार नहीं करते हैं। तो इससे हमें यह भी प्रॉफिट है कि पौधों को जल्दी तैयार किया जा सकता है, वह 1 वर्ष में भी तैयार किया जा सकता है और साथ ही साथ ज्यादा मात्रा में पौधों को तैयार किया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अंतः प्रजनन या इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग। तो देखिए अंतः प्रजनन जैसा कि नाम से स्पष्ट है इनब्रीडिंग। देखिए निकट संबंधित या समान प्रजातियों के बीच होने वाले प्रजनन को अंतः प्रजनन कहते हैं। निकट संबंधित यानी पास में स्थित 2 जातियों या पास में स्थित समान प्रजातियों के बीच यदि आपस में प्रजनन होता है तो इस प्रकार के प्रजनन को हम क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन कहते हैं। देखिए इस तकनीक में क्या होता है, इस तकनीक के द्वारा जंतु नस्लों में सुधार किया जाता है, यानी जो भी जंतु हैं उनकी नस्लों में सुधार किया जाता है अंतः प्रजनन की तकनीक के माध्यम से। देखिए इस प्रजनन में क्या होता है, इस प्रजनन से शुद्ध नस्लों के जंतुओं को पैदा किया जाता है, यानी किसी प्रकार से अशुद्ध नस्ल वाली या गंदे नस्लों वाली नस्लों को तैयार नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस प्रजनन में देखिए शुद्ध नस्लों वाले पौधे या जंतुओं
को पैदा किया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें इस प्रजनन के कारण विकास की संभावना कम होती है, यानी इस तकनीक या इस टेक्निक के माध्यम से जंतु नस्लों में सुधार तो किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ जंतुओं की शुद्ध नस्ल वाले जंतुओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है या पैदा की जा सकती है। लेकिन इससे एक प्रॉफिट क्या नहीं है यहाँ पे कि इस प्रजनन के कारण विकास की संभावनाएं कम होती है। तो ये एक तरह से क्या है, डिसएडवांटेज है इसका, क्योंकि इसके कारण किसी भी प्रकार की विकास की संभावनाएं नहीं होती है, यानी विकास की जो संभावनाएं होती है वो क्षीण हो जाती है, बहुत ही कम होती है। इसका देखिए ना केवल आधुनिक युग में प्रयोग किया जा सकता है बल्कि प्राचीन काल से ही इस तकनीक का प्रयोग जंतुओं की नस्लों में सुधार के लिए किया जा रहा है। तो यानी इस तकनीक के माध्यम से बेसिकली जंतुओं की कई सारी नस्लों में भी सुधार किया जा चुका है। तो देखिए इसके माध्यम से बेसिकली ना केवल प्राचीन काल में इस तकनीक का उपयोग किया जाता था बल्कि इस आधुनिक काल में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए बेसिकली इसके प्रयोग से क्या होता है कि जंतुओं की नस्लों में सुधार लाया जा रहा है। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए स्पेन में जो उत्तम ऊन प्राप्त करने के लिए मेरिनो नामक जो भेड़ है उसमें 170 सालों तक अंतः प्रजनन किया गया। और यदि बात करें हमारे देश में तो हमारे देश में देखिए उन सांडों का प्रयोग अंतः प्रजनन के लिए चारागाहों में किया जाता है जो बोझ ढोने में उत्तम है। यानी ऐसे सांड जिनका उपयोग चारागाहों में बोझ ढोने के लिए किया जाता है तो उनकी नस्लों को बढ़ाने के लिए या उनकी नस्लों को सुधारने के लिए भारत में बेसिकली चारागाहों में बोझ ढोने वाले जो सांड हैं उनकी नस्लों में सुधार किया जाता है तथा जो ऐसे सांड जो कि बोझ ढोने के काम में नहीं आते हैं उनका कैस्ट्रेशन यानी कि जनन नाशन कराने के बाद उन्हें बैल बना दिया जाता है। तो इस प्रकार बेसिकली देखिए अंतः प्रजनन क्या होता है कि निकट संबंधित या समान प्रजातियों के बीच होने वाले जो जनन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन कहते हैं। और इस तकनीक के द्वारा बेसिकली जंतु की नस्लों में सुधार किया जाता है व इस प्रजनन से शुद्ध नस्लों के जंतुओं को पैदा किया जाता है। लेकिन इस प्रजनन के कारण विकास की संभावनाएं कम हो जाती है। वहीं प्राचीन काल से ही इस तकनीक का उपयोग जो है वो जंतुओं में सुधार के लिए किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत हमने एग्जाम्पल भी कई सारे देख लिए कि स्पेन में देखिए क्या हुआ, 170 सालों तक अंतः प्रजनन किया गया जो उत्तम किस्म की जो एक भेड़ थी जिसका नाम मेरिनो था। तो उस मेरिनो भेड़ में 170 सालों तक अंतः प्रजनन किया गया। क्यों? क्योंकि उससे उत्तम किस्म का ऊन प्राप्त किया जाता था, जिस कारण से उनकी नस्लों को और अधिक सुधारा गया व उनकी नस्लों को और अधिक बढ़ाया गया व्यापक स्तर पर। वहीं भारत में हमने क्या बताया आपको कि चारागाहों में स्थित जो बैल होते हैं, सांड होते हैं, उनको जो कि बोझ ढोने के काम में आते हैं उनको उनकी नस्लों में सुधार किया जा रहा है। वहीं जो ऐसे सांड जो कि बोझ ढोने के काम में नहीं आते थे उनको कैस्ट्रेशन या जनन नाशन करा करके उनको बैल बना दिया जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं गाय भैंस बकरी की उन्नत किस्म की नस्लें। देखिए गाय भैंस बकरी की उन्नत किस्म की नस्लें आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि पेपर में आपसे कोई भी नस्ल पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें बकरी की उन्नत किस्म की नस्लों की तो देखिए इसमें पहला क्या है, कश्मीरी बकरी, इसके अलावा कच्छी व सिरोही, ये सभी के सभी बकरी की उन्नत किस्म की नस्लें के नाम हैं। चलिए इसके बाद गाय की यदि हम उन्नत किस्म की नस्लों की बात करें तो देखिए होल्स्टीन, फ्रीसियन, जर्सी, आयरशायर, इसके अलावा ब्राउन स्विस, ये सभी के सभी गाय की उन्नत किस्मों के नाम हैं। वहीं देखिए भैंस की उन्नत किस्म कौन कौन सी है, मुर्रा, सुरती, भदावरी, नागपुरी और जाफराबादी, ये सभी भैंस की उन्नत किस्मों के नाम हैं। तो यहाँ पे देखिए बकरी की उन्नत किस्म के नाम हो गया, गाय की और भैंस की, ये सभी के सभी आपको याद रखने क्योंकि पेपर में कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मीठे जल में तथा खारे जल में पाई जाने वाली जो मछलियां होती है उनके नाम लिखने हैं व उपयोग लिखने हैं। तो देखिए मीठे जल में पाई जाने वाली कई सारी मछलियां हैं जिसमें पहली मछली है रोहू मछली, इसको हम क्या कहते हैं, लेबियो रोहिता। यदि इसका हम जूलॉजिकल नेम या वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेबियो रोहिता इसको कहते हैं, रोहू मछली को। देखिए रोहू मछली की यदि हम बात करें तो इसका यूज या उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए रोहू के जो मस्तिष्क होता है, रोहू मछली का जो मस्तिष्क है, ब्रेन होता है, उसमें फास्फोप्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। अब चूंकि फास्फोप्रोटीन की पर्याप्त मात्रा के कारण से इसके सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो इस कारण से इसका उपयोग बेसिकली खाने के लिए ज्यादा मात्रा में किया जाता है।
देखिए यदि बात करें दूसरी मछली की, तो दूसरी मछली है कतला मछली। ये व्यापक स्तर में आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप लोगों को काफी देखने को मिलती है, तो चाहे वो रोहू मछली हो चाहे कतला मछली हो। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कतला कतला। तो देखिए यदि हम उपयोग की बात करें तो इसके सेवन से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी फास्फोप्रोटीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से जिनमें फास्फोप्रोटीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारी आंखों के लिए महत्वपूर्ण होती है, जो कि आंखों की वृद्धि के लिए यूजफुल होती है। तो इसका यूज बेसिकली कहाँ किया जाता है, फास्फोप्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होने के कारण इसका यूज किया जाता है, ताकि आंखों में रोशनी को बढ़ाया जा सके। चलिए इसके बाद अगली मछली है सिंधारा मछली। सिंधारा मछली की यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं मिस्टिस सिंधारा। तो देखिए सिंधारा मछली का यूजेस कहां कहां पे है। सिंधारा मछली में लोहे व तांबे की काफी मात्रा रहने के कारण ये रक्त संबंधी विकार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी बेसिकली इस मछली का यूजेज जो है लोहे व तांबे की उपस्थिति इसमें ज्यादा होती है, यानी आयरन की उपस्थिति ज्यादा होती है, जिस कारण से इसका उपयोग जो है कहां किया जाता है, इससे रक्त संबंधी विकार जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह मछली। देखिए अब यदि हम खारे जल में पाई जाने वाली मछलियों की बात करें तो देखिए खारे जल में कई सारी मछलियां पाई जाती है। इसमें पहली है हिल्सा, दूसरी है पाम हार्ट, तीसरा है बॉम्बे डक। तो ये सभी के सभी जो है खारे जल में पाई जाने वाली मछलियां होती है। इसके अलावा देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है कि मधुमक्खियों की 3 प्रजातियों के नाम लिखने हैं तथा शहद का रासायनिक संगठन बताना है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें मधुमक्खी की 3 प्रजातियों की, तो देखिए पहला है एपिस इंडिका, दूसरा है ट्राइगोना स्पीसीज और तीसरा है मेलिनोपा स्पीसीज। ये तीनों के तीनों स्पीसीज जो हैं मधुमक्खियों की शहद उत्पन्न करने वाली बेसिकली प्रजातियां हैं, जो कि काफी कारगर होती है। तो मधुमक्खी की 3 प्रजातियां कौन कौन सी है, एपिस इंडिका, ट्राइगोना स्पीसीज, मेलिनोपा स्पीसीज। वहीं यदि हम बात करें शहद के रासायनिक संगठन की यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी, तो हनी की यदि केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो देखिए इसमें फ्रक्टोज जो है 41% पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन 0.18%, इसके अलावा ग्लूकोज पाया जाता है 35%। वहीं खनिज लवण जो है वो कितने पाए जाते हैं, 3.3%। इसके अलावा सुक्रोज 1.9%। वहीं जल कितने प्रतिशत होता है, 17.25%। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।